Hello, guys. Greetings to all. My name is Vedant Bhikta, and welcome to my YouTube channel. So, the reason that I'm opening this channel is कि actually अगर हम देखें तो YouTube पे आपको बहुत से lectures available हैं regarding the chapters for NEET preparation. बट उसमें क्या है कि अगर आप बायोलॉजी के लिए पर्टिकुलरली बात करो तो किसी भी एक चैप्टर का मिनिमम 3 to 4 आवर्स के लेक्चर आपको मिलते हैं। बट मैं मानता हूँ कि बेसिकली अगर हमारे पास कोई भी चैप्टर है, अगर हम उसका कंसेप्ट हाफ एन आवर और सो में खत्म कर दें, ठीक है? तो बेसिकली आपको काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा क्योंकि एट द एंड आपको एनसीईआरटी रीड करनी ही पड़ेगी, ठीक है? वो नेसेसरी है, ठीक है? तो मैं मानता हूँ कम टाइम में कंसेप्ट को हम खत्म करेंगे, ठीक है? इन द अपकमिंग वीडियोज़ आल्सो और बेसिकली जो बचा हुआ टाइम है, उसमें आप आराम से अपनी एनसीईआरटी थॉरोली पढ़ लो 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है? पीवाईक्यूज लगाओ और अपना पूरा चैप्टर उतने ही टाइम स्पैन में आप खत्म कर सकते हो। दैट विल सेव लॉट ऑफ योर टाइम, ठीक है? एंड बेसिकली आप अपना जो बचा टाइम है उसको बाकी सब्जेक्ट्स पे लगा सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, तो लेट अस बिगिन विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है? तो अगर आप लिविंग वर्ल्ड पे आओ तो सबसे पहली चीज जो आपको देखने को मिलेगी वो है ये पेज, ठीक है? तो इसके बारे में कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये अर्न्स्ट मेयर के बारे में है, ठीक है? मैंने आगे लिख दिया है इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं। सबसे पहले दैट अर्न्स्ट मेयर, ये एनसीईआरटी में बेशक दिया है बट ये पूछा नहीं जाएगा कभी कि 1904 से 2004 था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने जॉट डाउन कर दिया। पहली चीज, ही वाज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है? आपको पता है चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने 19th सेंचुरी में काम किया था बेसिकली, ठीक है? अगर आप एवोल्यूशन चैप्टर पे जाओ तो वहां पे एक्चुअली ईयर्स मेंशन्ड है कब उन्होंने काम किया था। बट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना कहेंगे दैट डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी इन्हें कहा जाता है, ठीक है? इनको एक टाइटल दिया गया है अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस, ठीक है? एंड मोरओवर द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज, बेसिकली जो स्पीशीज की करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो भी इन्होंने ही दी है, ठीक है? एंड बेसिकली इन्होंने द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी बनाया है। आपको पता होना चाहिए ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो थी एक्चुअली वो बेसिकली आपका जो चार्ल्स डार्विन है उसकी बुक थी, राइट? बट उसको सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी किसने बनाया था? इट वाज अर्नस्ट मेयर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हमारे पास बेसिकली जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आता है दैट इज डेफिनेशन ऑफ लिविंग। हम एक्चुअली ये चीज डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, ठीक है? कि बेसिकली क्या लिविंग है और क्या नॉन लिविंग है। मतलब कौन से ऐसे फीचर्स हैं, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में देखने को मिलेंगे, वो नॉन लिविंग में नहीं होंगे, ठीक है? तो ध्यान रखना, जो ऐसे फीचर्स हैं जो सिर्फ लिविंग में है और उनको डिफाइन करते हैं, हम उनको कह देते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और दूसरों को हम कह देते हैं नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ का पहली चीज हमेशा ध्यान रखना, इट इज अ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है? दो टाइप्स की ग्रोथ हो सकती है, एक हो सकता है इंक्रीज इन मास, जैसे अगर आप ह्यूमंस में देखो इंक्रीज इन मास हम कहेंगे ग्रोथ है, ठीक है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर हम एक छोटे से बच्चे से एक एडल्ट की बात करें तो बेसिकली जो मास है वो कंटिन्यूअसली बढ़ा है, राइट? तो हम उसी को देख के बोलते हैं कि नहीं, इसमें ग्रोथ हुई है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो ग्रो। ये ध्यान रखना, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से हम कहते हैं दैट ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी तो ग्रो कर रही। सोचो आपके पास एक छोटा सा स्टोन है, ठीक है? वो छोटा सा स्टोन है, उसके अराउंड बेसिकली क्या होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सैंड आ जाएगी, ठीक है? क्या कहते हैं, और धीरे धीरे उसकी लेयर्स बढ़ जाएगी, तो बेसिकली वो बड़ा हो जाएगा काफी, ठीक है? तो वो चीज उस बेसिस पे उन्होंने कहा है दैट यस, नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ होती है, ठीक है? बट होती है सिर्फ एक्सटर्नल ग्रोथ, क्योंकि बाहर सी चीजें ऐड ऑन हो रही है, ठीक है? अंदर से कुछ ऐड नहीं हुआ है। सेकंड, क्या कहते हैं, इंक्रीज इन नंबर, दैट इज आल्सो बेसिकली अ बेसिस जो हम कंसीडर करते हैं फॉर ग्रोथ, ठीक है? इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप एनसीईआरटी की लाइन देखोगे वो कहता है कि बेसिकली दीज आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। एक हो गया इंक्रीज इन मास, एक हो गया इंक्रीज इन द नंबर, राइट? जो आप बैक्टीरिया सेल्स में देख लो, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब ग्रोथ अगर आप देखोगे कोई भी मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो हमारे पास ग्रोथ अलग है, ठीक है? रिप्रोडक्शन अलग है। हम ये नहीं कहेंगे कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक बात है, बट नहीं, अगर हम क्या कहते हैं किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों? हमने पहले अर्ली क्लासेस में ये चीज पढ़ रखी है कि बेसिकली एक होता है क्या कहते हैं आपका बाइनरी फिशन,
राइट? हम बाइनरी फिजन को बेसिकली रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं। तो हम कहते हैं कि बेसिकली जो बैक्टीरिया है या कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो ना बाइनरी फिजन करता है। और जब वो बाइनरी फिजन करेगा, तो बेसिकली वो 2 सेल्स बना देगा। हमने कहा वो रिप्रोडक्शन है। ऊपर देखो यहाँ पे हमने कहा दैट इंक्रीज़ इन नंबर भी तो रिप्रोडक्शन है। मतलब इंक्रीज़ इन नंबर बेसिकली आपका ग्रोथ है। तो एक हिसाब से क्या हुआ कि बेसिकली जो आपका इंक्रीज़ इन नंबर, ठीक है? वो ग्रोथ में भी आ रहा है और रिप्रोडक्शन में भी आ रहा है। तो एट द रिजल्ट हम कहते हैं कि बेसिकली जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है, दे आर सिनोनिमस, एक जैसे हैं। बट किसके लिए सिर्फ? यूनिसेल्युलर। ओके। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है यहाँ दिया हुआ दैट ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इनसाइड से होती है। जैसे अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो जो नए सेल्स हैं हमारी बॉडी में इनसाइड से आ रहे हैं और नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ आउटसाइड से होती है। क्लियर हो गया ग्रोथ। आगे चलते हैं, हमारे पास आता है रिप्रोडक्शन, एक नया कैरेक्टर। सो ध्यान रखना, मैं कहूंगा रिप्रोडक्शन एक ह्यूमंस का कैरेक्टर है। आई शुड से लिविंग थिंग्स का एक कैरेक्टर तो है, नो डाउट, बट वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कि बेसिकली जो यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या है, म्यूल्स, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एंड स्टेराइल वर्कर बीस, ठीक है? ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो लिविंग है, ट्रूली दे आर लिविंग, बट दे डू नॉट रिप्रोड्यूस। तो हम ये नहीं कह सकते कि बेसिकली आपका रिप्रोडक्शन एक, मतलब क्या कहते हैं, सोल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। नहीं है। क्यों? अगर होती तो ये भी तो रिप्रोड्यूस कर पाते, राइट? तो कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी मेंशन करती है आपको, बेसिक्स एग्जांपल्स हैं। जैसे ये कहते हैं कि फंजाई, एसेक्सुअल स्पोर्स, ईस्ट एंड हाइड्रा में बडिंग देखी जाती है, प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन। थोड़ा-सा फ़र्क होता है, ध्यान देना। आपका जो क्या कहते हैं, एक होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन जैसे आपका लिज़र्ड है, लिज़र्ड की टेल काट दोगे, वापस आ जाएगी, दैट इज़ रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन का मतलब हुआ आपके पास कोई हाइड्रा है, ठीक है, आपके पास प्लेनेरिया है, उसको आप जितने पीसेस में कट करोगे, हर पीस एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। दैट इज कॉल्ड बेसिकली द ट्रू रीजनरेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने कह दिया, देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, that in unicellular organisms your growth and reproduction they are synonymous. Moving on, हमारे पास आता है मेटाबॉलिज्म। भाई ये तो एक सोल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, जो भी लिविंग होगा उसमें मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा। All the living organisms have enzymes and chemical reactions going on, ये हमें ऑलरेडी पता है। Metabolic reactions outside the body of an organism इन विट्रो कल्चर्स आर लिविंग रिएक्शंस। ध्यान देना, एक एनसीईआरटी की लाइन आती है कि अगर हम बात कर रहे हैं इन विट्रो कल्चर्स में, ठीक है, मतलब टेस्ट ट्यूब्स के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, तो वो उस चीज को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली ये तो लिविंग बॉडी के बाहर हो रहे हैं। क्या हम इसको एज एक्सेप्शन ले सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो उसके लिए भी तो बेसिकली बायो एंजाइम्स चाहिए, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के एंजाइम्स ही है रिस्पॉन्सिबल। तो हम कहते हैं कि वो जो बाहर रिएक्शंस हो रहे हैं टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, दे आर एक्चुअली द लिविंग रिएक्शंस, ठीक है? और हम इसको एज एन एक्सेप्शन नहीं लेते, ठीक है? एक चीज ध्यान रखना, मेटाबॉलिज्म एंड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, क्योंकि अगर आप देखोगे उस पैराग्राफ की लास्ट लाइन आती है ये कि मेटाबॉलिज्म की बात चल रही थी और ये एकदम सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पे जंप कर जाते हैं। क्यों? देखो, क्या होता है कि जब मेटाबॉलिज्म होगा, लेट अस से बेसिकली क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म है, हम सिंपल से ऑर्गेनेल की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, बेसिकली आपके बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो एक ही टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहे हैं, राइट? तो जब वो एक ही टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब एक टाइप का मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, ठीक है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने क्या किया, बेसिकली एक ऑर्गेनल बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया। सिमिलर वे में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स बने और उसी ऑर्गेनल से पूरा सेल बना। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि बेसिकली हर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स हैं। और ये सेल बना कैसे? ये सेल इसलिए बना क्योंकि बेसिकली मेटाबॉलिज्म था, अलग-अलग ऑर्गेनेल्स ने अलग-अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म की और एक पूरा सेल बनाया, राइट? नेक्स्ट, मूविंग ऑन, वी हैव रिस्पांस टू स्टिमुलाई। यस, ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, टेक्निकली मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये एनसीईआरटी की लाइन है। और स्टिमुलाई अलग-अलग टाइप्स के हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ठीक है? और आपको पता होगा फोटो पीरियड क्या होता है। फोटो पीरियड बेसिकली एक्चुअली ये आता है आपका प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर का पार्ट है ये, बट इस बार के सिलेबस से कट हो गया था। तो फोटो पीरियड होता है कि बेसिकली ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट, ठीक है, उसके, तो ये बेसिकली रिप्रोडक्शन अफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडर्स, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। आपको पता होगा कि क्या कहते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, वो ऑल थ्रू आउट ग्रो नहीं करते। जैसे अगर आप सिंपल सा एग्जांपल ले लो, एप्पल्स का ले लो, मैंगोज का ले लो, तो एक पर्टिकुलर सीजन में ही बेसिकली उनमें फ्रूट लगता है, ऑल थ्रू आउट ईयर नहीं लगता। सिमिलर वे में अगर हम हेन की बात करें, अगर हम क्या कहते हैं,
कोई दूसरा एनिमल लें, उसकी बात करें तो बेसिकली उनके केस में भी फोटो पीरियड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक पर्टिकुलर टाइम में ही वो एग्स को ले करते हैं। एक चीज है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई तो सबके पास है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। बट अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस बेसिकली सेल्फ कॉन्शियसनेस है उनके पास, एक ऐसी चीज जो बाकियों में नहीं है। वी आर अवेयर ऑफ आवर सेल्व्स, द सेल्फ कॉन्शियसनेस। ओके, तो उसमें एक लास्ट पॉइंट आता है, ठीक है, इसी के अंडर दिया हुआ है, कोमा पेशेंट की बात कर रहे हैं कि क्या हम एक कोमा पेशेंट को एज एन एक्सेप्शन कंसिडर कर सकते हैं। मतलब कि आपको पता होगा कोमा पेशेंट जो होता है, कोमा पेशेंट के जो सेल्स हैं टिश्यूज के अंदर, ठीक है, वो सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, वहां पे सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अभी भी चली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, कॉन्शियसनेस नहीं है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्यों हो रही है, रीजन इज हमने एक आर्टिफिशियल लंग, आर्टिफिशियल हार्ट अटैच किया हुआ है, इस वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही हैं, बट कॉन्शियसनेस नहीं है। ठीक है, तो कोमा पेशेंट के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, और इसको हम एज एन एक्सेप्शन कंसिडर नहीं करेंगे। ऑल द फिनोमिनन आर ड्यू टू द अंडरलाइंग रिएक्शंस। ठीक है, देखो ये एनसीईआरटी कैसे इस पॉइंट को डिस्क्राइब करती है, ये कहती है कि बेसिकली कोई ऑर्गेनल है, ठीक है, वो ऑर्गेनल इस वजह से कभी नहीं होगा कि उसके पास कोई बायोमोलिक्यूल है, वो इस वजह से होता है क्योंकि बेसिकली वहां जो बायोमोलिक्यूल्स हैं सारे, वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहे हैं। वंस अगेन आई रिपीट, कोई भी ऑर्गेनल है तो वो बेसिकली इस वजह से नहीं है कि वहां एक बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट है, नो, वो इस वजह से है कि वहां जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहे हैं। नेक्स्ट, तो एनसीईआरटी क्या कहते हैं, इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करती है विद अ लाइन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्फ रेप्लिकेट, इवॉल्व, सेल्फ रेगुलेट एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ये लाइन आपको एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये लाइन सही है या गलत है, ठीक है, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी ने जो मेंशन किया, दैट इज डाइवर्सिटी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं अभी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या चीज ध्यान रखनी है, ये फिगर्स आपको पता होनी चाहिए, 1.7 टू 1.8, और ये मिलियन है, तो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑर्गेनिजम्स शुड बी नोन बाय द सेम नेम नॉमेनक्लेचर। तो एक्चुअली क्या था, कंफ्यूजन था कि बेसिकली किसी ऑर्गेनिज्म को यहाँ किसी नाम से बोलते थे, वहां किसी नाम से, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नेम्स होते हैं, तो हमारे को एक नीड थी स्टैंडर्डाइज करने की, इसलिए हमने नॉमेनक्लेचर अडॉप्ट किया। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स ध्यान रखना, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, एंड ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, सो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो एक्चुअली हम फॉलो भी करते हैं, वो किसने दिया था, बंदे का नाम पता होना चाहिए आपको, कैरोलिस लिनिस ने दिया था। ठीक है, और एक छोटा सा एडिशनल पॉइंट, आउट ऑफ एनसीईआरटी है बट फिर भी एक बुक थी, वहां पे उन्होंने इस चीज को डिस्क्राइब किया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को। बुक का नाम क्या है, स्पीशीज प्लांटेर। ठीक है जी, कुछ फीचर्स मैं बताऊंगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। सबसे पहला कि बेसिकली जो आपका फर्स्ट नेम है वो जेनेरिक नेम होता है, ठीक है, और उसका जो फर्स्ट लेटर होता है ना, वो कैपिटल लेटर होता है। ठीक है, जो सेकंड नेम होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट, और उसका जो फर्स्ट लेटर है वो एक स्मॉल लेटर होगा। ठीक है, दोनों वर्ड्स लैटिन ओरिजिन के होनी चाहिए। अब आपको ये रीजन क्लियर होना चाहिए कि लैटिन क्यों ली। एनसीईआरटी ने लिखा है, लिखा नहीं है एक्चुअली, बट लैटिन लैंग्वेज का इसलिए ली जाती है क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा जाए तो इसमें मॉडिफिकेशंस नहीं हुई हैं। अगर हम इंग्लिश को बात करें, इंग्लिश में आपको पता है प्रोनाउंसिएशंस एंड ऑल टाइम के साथ चेंज होती हैं, ठीक है, तो लैटिन में ऐसा कुछ नहीं है। बट लैटिन ओरिजिन को हम इंडिकेट कैसे करते हैं, ये एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, क्वेश्चन बन सकता है, इंडिकेटेड बाय प्रिंटिंग इन इटैलिक्स और सेपरेटली अंडरलाइनिंग व्हेन हैंड रिटन। जब आप हैंड से लिखोगे बेसिकली तो आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, और बेसिकली अगर आप उसको टाइप कर रहे हो, इट हैज टू बी इन इटैलिक्स। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा भी है आपके लिए, मैंगिफेरा इंडिका लिन। ठीक है, तो बेसिकली ध्यान दो, मैंगिफेरा इंडिका कैपिटल एम है, स्मॉल आई है, लिनन। लिनन क्या है, एक्चुअली जो साइंटिस्ट क्या कहते हैं इसको डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, उसका नाम, और वो भी एक एब्रीवेटेड फॉर्म में, और यहाँ पे डॉट लगना जरूरी। क्लासिफिकेशन, ये एनसीईआरटी की लाइन मैंने उठाई है डायरेक्टली, टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय ग्रुपिंग देम इनटू द कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। सिंपल सी बात है, हमने बेसिकली ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, अच्छी सी कन्वीनिएंट कैटेगरीज में डालना, सो दैट बेसिकली जो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज है उनको स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट, टेक्सा, द साइंटिफिक टर्म फॉर कन्वीनिएंट कैटेगरीज। देखो सिंपल है, आपको पता होगा कि बेसिकली टेक्सा होना क्या होता, क्या पहले ये क्लियर कर लो।
टेक्सा होता है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर हैविंग द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। मान लो अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो वी आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनकी सिमिलर से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैं बेसिकली बात कर लूं डॉग्स की, मैं बात कर लूं कैट्स की, तो सेम चीज अप्लाई होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और अगर हम क्या कहते हैं बात करें कि अलग-अलग लेवल्स पे भी ये हो सकती है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बेसिकली एक ही लेवल, मतलब जैसे मैं तो अभी स्पीशीज़ लेवल पे बात कर रहा था ना, मैं ह्यूमन्स की बात की, मैंने डॉग्स की बात की, मैंने कैट्स की बात की। मैं ऊपर भी जा सकता हूँ, मैं मैमल्स पे जा सकता हूँ, ठीक है? तो हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे भी जा सकते हैं टेक्सा को डिस्क्राइब करने के लिए। बाकी कुछ नहीं, बस मतलब ये है कि आपको एनसीईआरटी पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, उसकी लाइन्स पे फ़ोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं, ठीक है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बेसिकली वो सोचते हैं कि ये तो बहुत इजी सा चैप्टर है, बट अगर आप क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर से कोई पूछता नहीं है क्वेश्चंस, बट ये है कि आपको इस चैप्टर को एक मतलब लिमिटेड टाइम देना है। ऐसा नहीं कि आप 10-10 12-12 घंटे एक ही चैप्टर पे फंसे हो, ठीक है? तो खासकर ड्रॉपर्स के लिए सो इट वोंट बी फ्रूटफुल, ठीक है? क्योंकि आपके पास जस्ट 10 टू 11 मंथ्स रहते हैं प्रिपरेशंस के लिए। सो यू हैव टू बी आपको मतलब एक क्वालिटी मटेरियल पढ़ना है, कम पढ़ना है और बेस्ट पढ़ना है, राइट? अब आपको देखो एक चीज बता देता हूँ, दो टर्म्स एनसीईआरटी में मेंशन्ड होंगी, आपने भी देखी होगी, टेक्सोनमी, सिस्टमैटिक्स। टेक्सोनमी, टेक्सोनमी में चार चीजें आती हैं। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। ठीक है। कैरेक्टराइजेशन होता है मतलब कैरेक्टर्स को जॉट डाउन करना। मान लो मुझे कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला, ठीक है, मैंने क्या करना है, उसके कैरेक्टर्स को जॉट डाउन कर लूंगा। आइडेंटिफिकेशन क्या है कि बेसिकली अब जो वो कैरेक्टर्स हैं, मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, मैं उनके साथ उन कैरेक्टर्स को कंपेयर करने वाला हूँ। क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ मैं उनको वेरियस टेक्सास या वेरियस ग्रुप्स में प्लेस करके क्लासिफाई कर दूंगा, और जब एक बार वो क्लासिफाई हो जाएगा मैं उसका नॉमेनक्लेचर भी कर दूंगा। ठीक है। ओके। सो बेसिकली एक चीज ध्यान देना, एनसीईआरटी की लाइन है दैट टेक्सोनमी, जो मॉडर्न टेक्सोनमी है, इट इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ये आपको एज इट इज ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे चलते हैं। सिस्टमैटिक्स, अगर हम सिस्टमैटिक्स की बात करें, सो द टर्म टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ कैरोलस लिनियस, सिस्टेमा नर्चर। पहले पता होना चाहिए सिस्टमैटिक्स टर्म कहां से ली थी। कैरोलस लिनियस, जिनकी बात मैंने पहले भी की थी, ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी सिस्टेमा नर्चर, ठीक है, वहां से बेसिकली ये वर्ड उठाया था। इसमें सिर्फ तीन चीजें आती हैं, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ रहा है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। जो सिस्टमैटिक्स है, सिस्टमैटिक्स में बेसिकली अगर देखा जाए तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी कंसिडर किया जाता है। आगे चलते हैं। हमारे पास है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। सो डेफिनेशन क्या टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, द रैंक्स इनटू व्हिच वी प्लेस द वेरियस टेक्सॉन्स। ठीक है। आपको बेसिकली आपने सुन रखा होगा कि अलग अलग होते हैं, जैसे किंगडम, फाइलम एक्सेट्रा। तो ये सारे है क्या, ये सारे बेसिकली रैंक्स हैं, ठीक है, जहां पर हम बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टेक्सॉन्स को प्लेस करें। जैसे ह्यूमन को मैंने स्पीशीज रैंक पे डाल दिया, ठीक है, जैसे क्या कहते हैं, मैंने मैमल्स को क्लास रैंक में डाल दिया, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने वही, मैं एक तरह से आपको बेसिकली ये डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि क्या कहते हैं, जो आपकी डेफिनेशन है वो क्या है, द रैंक्स इनटू व्हिच वी प्लेस द वेरियस टेक्सॉन्स। मतलब आपके जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे उनको आप अलग अलग रैंक्स में डाल रहे हो यार, उन्हीं रैंक्स का नाम है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। आगे चलते हैं। दो टाइप्स की ये हो सकती हैं, ब्रॉड या ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ये तो आपको क्लासिफिकेशन में यूज करनी ही पड़ती हैं, ठीक है। इसका मतलब एक मिनोमिक जो रहेगा, ठीक है, लर्न करने के लिए, वो क्या रहता है, दैट किंग पीटर केम ओवर फ्रॉम जर्मनी सीकिंग समथिंग। ठीक है। सो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। सिंपल, ठीक है। आगे चलते हैं। सब या इंटरमीडिएट कैटेगरीज, ये साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट के लिए यूज होती हैं, जैसे सीरीज, ट्राइब एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, सीरीज, ट्राइब एक्सेट्रा, बट आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि ये साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट के लिए यूज होता है, और इनको यूज करना कंपलसरी नहीं है। आगे चलो। तो अब एक एक करके हम क्या कहते हैं वेरियस रैंक्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है स्पीशीज, ठीक है। So individuals with the fundamental similarities distinguish on morphological basis। देखो ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं, ये आपको एज इट इज पता होनी चाहिए, ठीक है, कि आप मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे क्या कहते हैं उनको डिस्टिंग्विश कर सको, ठीक है। तो ह्यूमंस में ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाता है ह्यूमंस की स्पीशीज क्या है, तो वो सेपियंस है।
ये मत कह देना कि होमो सेपियंस है, नहीं। हम कौन सी स्पीशीज को बिलोंग करते हैं? इट इज सेपियंस, ठीक है। जीनस क्या है? द ग्रुप ऑफ स्पीशीज हैविंग द सिमिलैरिटीज, इजी, जैसे पैंथेरा हो गया, होमो हो गया, राइट, एग्जांपल्स। फैमिली, इन द प्लांट्स द बेसिस इज वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। मतलब मैंने यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जॉट डाउन किया है, ठीक है। एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है, ठीक है, तो ये चीजें आपको मिस नहीं करनी है। तो इन प्लांट्स में अगर आप देखो, पर्टिकुलरली प्लांट्स में, तो वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स को हमने यूज किया था, किसके लिए? फैमिली की क्लासिफिकेशन के लिए। तो जैसे अगर हम एक फैमिली की बात कर लेते हैं यहाँ पे, सोलेनेसी, ठीक है, तो इसमें बेसिकली कौन कौन है? सोलैनम है, पिट्यूनिया है, धतूरा, अगेन ये एनसीईआरटी पॉइंट है। आगे चलते हैं, ऑर्डर। सो ऑर्डर बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। एनसीईआरटी ये चीज मेंशन करती है कि बेसिकली ऑर्डर और उनसे हायर जितने भी हैं उसमें एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स यूज होते हैं। एग्रीगेट का मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स एक साथ यूज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे एक ऑर्डर की हम बात करते हैं यहाँ पे, पॉलीमोनियल्स, ठीक है। तो इसमें दो फैमिलीज हमारे पास है, कॉन्वोलेसी एंड सोलेनेसी। आगे चलते हैं, हमारे पास क्लास है। एग्जांपल्स देख लो सिंपल, जैसे ममीलिया में कार्निवोरा, प्राइमाटा, एक्सेट्रा। फाइलम में कॉर्डेटा, एम्फीबिया, एव्स, मेमिलिया, एक्सेट्रा। किंगडम, एनिमेलिया, प्लांटे, मोनेरा, एक्सेट्रा। बताने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी रीड करना, आराम से क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, ठीक है, इस चैप्टर से, वो है ये टेबल। और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये टेबल आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। और इस टेबल पे जाने से पहले जरा एक चीज और जो एनसीईआरटी ने लास्ट में मेंशन की है पिछले टॉपिक के, वो क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर, मतलब जब हमने जो टेक्सोनोमिक हायरार्की का मतलब होता है एक्चुअली, आपने जो वेरियस रैंक्स को प्लेस किए, ठीक है, उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर डालोगे तो उसको हम कहते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की, ठीक है। तो अब अगर उस टेक्सोनोमिक हायरार्की की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में चले, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ, असेंडिंग ऑर्डर पता होगा आपको, सबसे छोटे से सबसे बड़े पे जाते हैं ना। तो राइट, आपको पता है स्पीशीज सबसे छोटी है, किंगडम सबसे बड़ा है। तो जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज करते हैं, ठीक है, एंड डिफिकल्टी ऑफ फाइंडिंग द सिमिलैरिटीज इंक्रीजेस। इसको मैं जरा क्लियर कर देता हूँ पॉइंट को, कहना क्या चाह रहे हैं। देखो, जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं, सिंपल से एग्जांपल लेता हूं मैं, कि अगर मैं स्पीशीज लेवल पे बात करता हूं, ठीक है, तो सिमिलैरिटीज फाइंड करना बड़ा आसान है। मतलब अगर आप दो ह्यूमंस को देखोगे, ठीक है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि हाँ, बहुत सारे फीचर्स हैं जो बिल्कुल सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप हायर लेवल पे चले जाओ, ठीक है, हायर लेवल पे, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब हम स्पीशीज लेवल पे थे ना, तो जैसे आप दो स्पीशीज ले लो अलग, लेनी एक ही लेवल पे, जैसे होमो सेपियंस ले ली, होमो इरेक्टस ले ली, ठीक है, आपको देखोगे कि बहुत सिमिलैरिटीज है दोनों के बीच। बट आप ऊपर चले जाओ, मतलब बहुत ऊपर वाले लेवल पे चल जाओ, जैसे क्लास में चल जाओ, क्लास में आपको पता है ममीलिया एक क्लास है, ठीक है। और क्या कहते हैं, आप कोई दूसरी क्लास ले लो, उसके साथ उसको कंपेयर करो, ठीक है। तो आप देखोगे कि बेसिकली वहां पे आपको कॉमन कैरेक्टर्स फाइंड करना बहुत मुश्किल है। सिंपल एक और ले लो, या आप किसी किंगडम पे बात करो, आपको पता है किंगडम में हमारे पास एनिमेलिया है, किंगडम में हमारे पास बेसिकली प्लांटे है, ठीक है। तो आपको अगर दोनों के बीच सिमिलैरिटीज फाइंड करनी है तो आपको बहुत डिफिकल्टी हो रही है। क्यों? आपको तो मॉलिक्यूलर लेवल पे जाना पड़ेगा, आप बोलोगे हाँ सेल में बेसिकली सेल वॉल सेम है, मतलब आप सिमिलैरिटीज फाइंड नहीं कर पा रहे। वेयरएज अगर हम एक होमो इरेक्टस और होमो सेपियन में सिमिलैरिटी फाइंड करना चाहते हैं तो बहुत आसान है। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे कि बेसिकली जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज कर रहे हैं। होमो सेपियंस और होमो इरेक्टस के बीच कॉमन कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा थे, ठीक है, हमारे लिए बढ़िया था। और जब हम ऊपर गए किंगडम लेवल पे, लेट अस से एनिमेलिया और प्लांटे, उनके बीच तो कॉमन कैरेक्टर्स है ही नहीं, बहुत कम। मैंने कहा नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज हुए, हाँ जी डिक्रीज हुए। डिफिकल्टी ऑफ फाइंडिंग द सिमिलैरिटीज इंक्रीज हुई, हाँ जी, हमारे को सिमिलैरिटीज फाइंड करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया, डिफिकल्ट, राइट। ओके, तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बाकी ये देख लो आप एक बार कि ये आपको एज इट इज ही लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम मैंस की बात करें, तो मैन में बेसिकली जो बायोलॉजिकल नेम है वो हमारा होमो सेपियंस रहता है, जीनस होमो है, फैमिली होमिनिडे, ऑर्डर प्राइमाटा एंड क्लास ममीलिया, और जो फाइलम या डिवीजन, फाइलम्स बेसिकली अगर बताऊं तो एनिमेलिया वगैरह में रहते हैं, डिवीजन प्लांट्स के लिए रहते हैं, तो फाइलम कॉर्डेटा। एक चीज ध्यान में रखना कि बेसिकली जो क्या कहते हैं एनिमल्स वगैरह रहते हैं उनके लिए ना, जो ऑर्डर है उसमें जो सफिक्स है,
ठीक है, वो ए रहता है, जैसे प्राइमाटा, डिप्टेरा एंड ऑल। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, जीनस मस्का है, फैमिली म्यूसिडे है। ठीक है, ऑर्डर डिप्टेरा है, क्लास इंसेक्टा है और फाइलम अर्थ्रोपोडा है। जरा यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, अर्थ्रोपोडा जो है लार्जेस्ट फाइलम होता है, इंसेक्टा आपकी लार्जेस्ट क्लास होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम। हमारे पास आता है मैंगो, मैनगिफेरा इंडिका, इसका एग्जाम्पल पीछे भी दिया हुआ था। मैनगिफेरा फैमिली ध्यान रखना एनकार्डिएसी। ठीक है, ऑर्डर सैपिनडेल्स, क्लास डाइकोटिलिडनी एंड फाइलम एंजियोस्पर्म। राइट, एक चीज इंपॉर्टेंट, प्लांट्स के केस में जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो एल्स सफिक्स यूज होता है, ALES, एल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। वीट की बात करें तो वीट में हमारे पास है ट्रिटिकम एस्टाइवम, इसका बायोलॉजिकल नेम जीनस ट्रिटिकम है, फैमिली पोएसी है, ऑर्डर पोएल्स है, क्लास मोनोकॉटिलिडनी है एंड आपका जो डिवीजन है अगेन एंजियोस्पर्म है। ठीक है, सो विद दिस क्या कहते हैं, हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर है वो हमने बड़े ही आराम से खत्म कर दिया है। ठीक है, एंड बेसिकली इसके बाद क्या कहते हैं, आई डोंट थिंक कुछ है। यस, कुछ नहीं है, तो आपको ऑलरेडी पता है ये चीज कि क्या कहते हैं, इसके बाद जो एक्चुअली जो टॉपिक है टेक्सोनोमिक एड्स वो एनसीईआरटी से डिलीटेड है, मतलब इस बार के नीट के सिलेबस में तो नहीं था। ठीक है, तो होपफुली नेक्स्ट ईयर भी नहीं होगा। ठीक है, एंड सो वही कहूंगा कि बेसिकली आप जो आपका इसके बाद जो टाइम बचता है, ठीक है, इसमें आप आराम से अपनी एनसीईआरटी को थरली पढ़ो, एक बार दो बार पीवाईक्यूज लगाओ। ठीक है, और अपना पूरा चैप्टर आराम से खत्म करो। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइस, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड थैंक यू।